नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। हिंदुस्तान के एक बड़े शायर हुए, मकबूल, नामवर साहिर लुधियानवी, माफ़ कीजिएगा। फिल्म प्यासा में उनका एक गीत है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है, इसकी हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। शायर के शब्द आज भी जिंदा है। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जो भीषण युद्ध चल रहा है, उस पर 100% सही बैठते हैं। तख्त व ताज की खातिर महलों में रहने वाले हुक्मरानों ने इंसान की ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा है। मुर्दों, शमशानों, खंडहरों, मलबों, ज़ख्मों, जलालतों, दर्दों, दहशतों के बीच करोड़ों लोग 10 महीने से ऐसा कहर झेल रहे हैं जिसके लिए किसी भी तरह से वे कसूरवार नहीं। दुनिया एक तबाही से गुजर रही है और इसे रूस यूक्रेन युद्ध के नाम से जाना जा रहा है। यह ज़रूरी सी बात है कि हम जानें कि इस युद्ध की असलियत क्या है, यह कहाँ आकर खड़ा है, दुनिया के बाकी हिस्सों में स्थितियाँ कैसी हैं, भारत पर इसके हो रहे असर से हम कितने प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है कि तमाम न्यूज़ चैनलों की स्क्रीन बम, गोलों, सनकपन साजिशों, एटमी हमलों, हैवानियतों के बेहिसाब शोर से दिन रात पटी रहती है। गोया अभी एक बिजली कौंधेगी, आसमान तक बहरा कर देने वाला एक भयानक विस्फोट होगा और दुनिया के नक्शे से एक देश का नामो निशान मिट जाएगा। एक अजीब सी बदहवासी और बदमज़गी से खबरों की दुनिया महीनों से पटी पड़ी है। ये एक ऐसा उन्माद है, एक बड़ी जमात को मज़ा आता है बशर्ते वह उस पर ना गुजरे। इंसान को किक चाहिए होती है, उसके अंदर सुख का सोता इतना सूख गया है कि उसको तबाही में भी आनंद आता है। जैसे नशाखोर बस एक झटके में वह पाउडर जो सफ़ेद नुमा होती है, ड्रग्स, उसको एक ही बार में सुड़क जाता है और फिर अचानक उसको देह से लेकर दुनिया तक सब आनंदमय लगने लगते हैं। युद्ध की त्रासदी टीवी पर देखकर इंसान को एक अलग तरह का आनंद मिलने लगा है, लेकिन उसके बगल में धमाका हो जाए तो उसकी हाड़ कांप जाती है। ऐसा नहीं है कि युद्ध चल नहीं रहा है, चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि खतरे और बड़े नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो भी सकते हैं, मगर उसके असली जामे में इतनी कतरबेंत की कर दी जाती है कि नया डिज़ाइन बन जाता है। युद्ध का सच कुछ और ही दिखता है। असलियत बताने दिखाने की बजाय उन्मादी हाहाकार चलाना एक तरह का नशे का कारोबार सा है, जिसमें दर्शक को कई तरह के आनंद का एहसास होता है। यहाँ एक खिलौना है, इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से मौत है सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये स्थितियाँ इस दुनिया की हैं और शाहिर बहुत मौजू हैं। खंडहरों, शमशानों, आंसुओं, अपाहिजों से भरी दुनिया किस काम की होती है। जहाँ से इंसानियत और अमन के डेरे उठ जाएं, उस बस्ती में कोई जिंदा कैसे रह सकता है। यह तस्वीर आप 10 महीने से देख रहे हैं। 10 महीने लगभग होने को आ रहे हैं और इस दौरान बस्तियों पर गोले बरस रहे हैं। 10 महीने से मौत का खूनी खेल चल रहा है। ये स्थितियां हैं। यूक्रेन के साथ ऐसा ही है और आज हम जो ज़मीनी स्थिति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक उम्मीद तो जगी है, मगर उसके ठीक बगल में एक ज़िद भी खड़ी हो गई है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन संकट को ख़त्म करने के लिए बातचीत को वो तैयार है, मगर वह अमेरिका की शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता। रूस कह रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं चाहते। उधर अमेरिका कह रहा है कि राष्ट्रपति को, जो हमारे जो बाइडन हैं, वो युद्ध खत्म करने का वाजिब रास्ता यही देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन से बाहर निकल जाए और फिर बातचीत की जाए। जो लोग रूस के राष्ट्रपति पुतिन को समझते हैं, उन्हें मालूम है कि पुतिन यूक्रेन से बाहर तो निकलना चाहते हैं, मगर उन इलाकों के साथ जिन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है।
ये 4 इलाके हैं, लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया, खेरसोन का कुछ इलाका वापस यूक्रेन ने ले लिया था। इन हिस्सों को आप नक्शे पर अब देख रहे होंगे। मैं दिखाने की कोशिश करता कि ये जो नक्शा है इसको आप देखिए, और जो केसरिया रंग में है, संतरे रंग में है, वो पूरा इलाका रूस के कब्जे में है। रूसी सेना वहाँ बैठी हुई है, या फिर रूस के समर्थित जो अलगाववादी हैं वो हैं। और ये पूरा इलाका जो है वो कुल जो क्षेत्रफल है यूक्रेन का, उसका 15% बैठता है। इसको रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। उधर पुतिन हैं जो इसके इन इलाकों के बगैर ना तो युद्ध खत्म करेंगे और ना ही बातचीत के लिए तैयार होंगे। आप पहले दोनों देशों के बयान सुनिए ताकि टकराव का जो असली कारण है वो आपको समझ आ सके। I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet. If that's the case, in consultation with my French and my NATO friends, I'll be happy to sit down with Putin to see what he has in mind. जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति, दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये चाहते नहीं कि अब युद्ध आगे बढ़ाया जाए। उनके हिस्से यूक्रेन का जो हिस्सा आना था उन्होंने कब्जा कर रखा है, मगर वे बाहर निकल तभी सकते हैं जब यूक्रेन और अमेरिका मान लें कि जिस इलाके पर रूस का कब्जा बन गया है रूस का वो हिस्सा है। मगर इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं दिख रही है। इसलिए अमेरिका और रूस दोनों युद्ध के आगे की चुनौतियों के लिहाज से अपनी अपनी तैयारी को पूरा करने में लगे हुए हैं। मैं दुनिया के जो हालात आज की तारीख में हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो रूस यूक्रेन से लेकर के ताइवान, चीन, हिंदुस्तान तक आएगा, ताकि एक जो पूरी सूरत है वो आप समझ सकें, देख सकें। ये तैयारियां क्या हैं जो रूस और अमेरिका की हैं, इसे आगे देखेंगे। लेकिन जो खतरा लगातार बना हुआ है उसका पहला संकेत आपको इस बात से मिलेगा कि यूक्रेन के रक्षा मामलों के जानकार कह रहे हैं कि जंग के मैदान में ऐसी पूर्व सोवियत मिसाइलें पहली बार मिली हैं जिनका इस्तेमाल परमाणु हमलों के लिए किया जाता है। इन एक्सपर्ट्स ने मिसाइलों के टुकड़े भी मीडिया को दिखाए हैं। यह खतरा अभी नहीं बल्कि क्रीमिया के पुल पर जब यूक्रेन ने हमला किया था उस समय से ही जताया जा रहा है कि रूस कभी भी एटमी हमला कर सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि पश्चिम के देश यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई को जो लगातार जारी रखे हुए हैं, इसके चलते यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ना संभव हो पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुतिन यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन ने गुरुवार को दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है। यह हमले यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में किए गए हैं। अगर ऐसा है तो पुतिन आगे के अंजाम के लिए यूक्रेन को आगाह करने लगे हैं। कहने का मतलब यह है कि पुतिन यूक्रेन के एक हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं और उसके साथ ही वे बाहर निकल जाना चाहते हैं। लेकिन यूक्रेन में अगर युद्ध जारी रखा जाता है यूक्रेन की तरफ से और उस हिस्से को दोबारा हासिल करने की कोशिश की जाती है जो पुतिन ने कब्जा रखा है, तो एटम बम आजमाने से पुतिन चूकेंगे नहीं। अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया किस भयावह हालात में आ जाएगी उसका बस अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये जो पुतिन का पूरा रवैया है वो रवैया बताता है अमेरिकी सरकार को ये बेहतर समझ आ रहा है कि यूक्रेन के लगातार डटे रहने और पीछे नहीं हटने का आखिरकार नतीजा क्या हो सकता है। हालांकि पुतिन बहुत आक्रामक नेता ज़रूर हैं, लेकिन वे एटमी हमले का फैसला करें यह कोई आसान काम नहीं है और इतने सनक मिजाज वो हैं नहीं। फिर भी युद्ध में कुछ भी संभव है और यूक्रेन रूस की फौजों के बीच किसी के भी पीछे हटने की स्थिति इसको और ख़तरनाक बनाती जा रही है कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए अमेरिकी रक्षा विभाग परमाणु हथियारों से हमला करने में सक्षम स्टील्थ बॉम्बर B-21 रेडर को सामने लेकर के आया हुआ है। स्टील्थ एयरक्राफ्ट का यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको अमेरिका ने सालों से गोपनीय रखा था। अब उसने दुनिया के सामने इस फाइटर को रखा है और इस एयरक्राफ्ट को अपने हवाई बेड़े में उसने शामिल भी किया है। यह बेहद खतरनाक और तबाही मचाने वाला फाइटर प्लेन है जिसको अमेरिका ने 30 साल से भी ज़्यादा वक्त में डेवलप किया है।
लिहाजा इसको ऐसे एडवांस मटेरियल से कोट किया गया है जिसको डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन सा है। अमेरिकी स्ट्रैटेजी के जानकार कह रहे हैं कि चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने अपने सबसे गुप्त मिशन से निकले स्टील्थ बॉम्बर B-21 रेडर को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया है, मगर यह रूस को भी अलग से चेतावनी है कि अगर यूक्रेन के साथ युद्ध आगे बढ़ा तो वह परमाणु हमले की नौबत को आ जाता है अगर, तो फिर यह फाइटर प्लेन रूस के लिए बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। इसलिए इशारा जो है वो रूस को भी है और चीन को भी। That the next chapter in American air power is named in their honor. The B-21 Raider is the first strategic bomber in more than 3 decades. It is a testament to America's enduring advantages in ingenuity and innovation. And it's proof of the department's long-term commitment to building advanced capabilities that will fortify America's ability to deter aggression today and into the future. पुतिन को इन बातों से असर पड़ता, अलबत्ता वे खुद खुल्लम खुल्ला धमकी देते रहते हैं कि अगर नेटो और अमेरिका नहीं माने तो उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के पिछले कई महीनों से ड्रोन विमानों से हमले चल रहे हैं। यूक्रेन रूस के ऊपर, रूस यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन को अमेरिका टर्की से बेहद घातक ड्रोन विमान मिले हैं और इन ड्रोन विमानों ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है उसके फौजी हमले को। रूस ने भी पलटवार करते हुए ईरानी ड्रोन विमानों के जरिए ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अगर आज आप बात करें तो अभी के वक्त बढ़त रूस ने बना रखी है, मगर इस युद्ध पर करीबी नज़र रखने वाले जानकार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि पुतिन को युद्ध बहुत लंबा खींचने के लिए मजबूर किया गया तो वे परमाणु हमले के विकल्प को चुन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ 5 घंटे में यूक्रेन के लगभग 3 करोड़ 40 लाख लोग मारे जाएंगे। इसीलिए मुझे शुरू से ही शायर याद आ रहे हैं। यहाँ एक खिलौना है इंसान की बस्ती, ये बस्ती मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से मौत है सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। 4 करोड़ 38 लाख के देश में अगर 1 करोड़ लोग देश से बाहर पलायन कर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि जितने लोग यूक्रेन में बच गए हैं सारे के सारे मारे जाएंगे अगर रूस ने परमाणु हमला कर दिया तो। अगर ऐसा होता है तो आस पड़ोस के देशों पर भी भयानक असर होगा। मगर सवाल ये है कि पुतिन ऐसा क्यों करेंगे? इसका जवाब आपको उन आंकड़ों में दिखेगा जो अलग अलग स्रोतों से रूसी सेना को युद्ध में हुए नुकसान को लेकर आते रहे हैं। अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिले का दावा है कि जंग में 40,000 यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं, लेकिन रूस को अपने 1 लाख से अधिक सैनिक गंवाने पड़े हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की खम ठोंक कर कह रहे हैं कि अभी तक तो नहीं, लेकिन इस साल के अंत तक रूस 1 लाख सैनिकों से हाथ धो जरूर बैठेगा। अभी तक करीब 88,000 सैनिक उसके मारे गए हैं, मगर रूस की माने तो उसके महज 10,000 सैनिक शहीद हुए हैं। अगर रूस ने सचमुच 88,000 से 1 लाख के बीच जवान गंवा दिए या अभी तक उसने गंवा दिया है तो यह मानकर चलिए कि इसका भयानक दबाव पुतिन पर है और होगा। आगे अपनी सेना को बचाने के लिए वे उस फैसले पर आ सकते हैं जिसकी आशंका बार बार जताई जा रही है, परमाणु हमला। पुतिन पर कई तरह के दबाव हैं। युद्ध के लगातार खिंचते जाने से आर्थिक तंत्र रूस का चरमरा गया है और चरमराता जा रहा है। देश के अंदर लोगों में संतोष बढ़ेगा अगर हालात आगे ऐसे ही जाते हैं तो। जवानों की बड़े पैमाने पर मौत से सेना में भी आक्रोश पनपेगा, लिहाजा वे इसको ख़त्म करने के मूड में हैं।
मगर शर्त जो उनकी है उस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तैयार नहीं। जाहिर है युद्ध अभी चलेगा और इन दिनों यानी कि दिसंबर से मार्च तक स्थितियां एकदम अलग होंगी। यूक्रेन में अब के दिनों में -4 दिन में और रात में -6 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। बारिश भी होती रहती है, ठंड बेहिसाब रहती है। ऐसे में दोनों सेनाओं को रसद पहुंचाने और आगे बढ़ने में बहुत परेशानी पेश आएगी। कुछ जानकारों का मानना है कि सर्दियों के दौरान दोनों सेनाएं ज़मीन पर लड़ाई के बजाय तोपों से हमले ज़्यादा करेंगी। रूस ने पिछले कई महीनों से यूक्रेन के बिजली घरों पर बेहिसाब बमबारी की है। उसके ऐसे हमले अब भी जारी हैं। इसके चलते यूक्रेन के लोगों के लिए बिजली संकट बड़ा हो चला है। ऐसे में ये सर्दियां उन पर कहर बनकर टूटेंगी। रूस को लगता है कि अगर लोग ठंड में ठुठरेंगे, उनका जीना दूभर हो जाएगा, भूख से मरने लगेंगे, तो हो सकता है कि वे यानी कि यूक्रेन के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दें। मगर कुछ विशेषज्ञों की माने तो ऐसा संभव नहीं है। अलबत्ता यूक्रेन के लोगों में इस युद्ध में हर हाल में हथियार नहीं डालने की ऐसी जिद है कि वे किसी भी अंजाम को भुगतने को तैयार हैं, मगर हारने को नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन सर्दियों के लिए पूरी तरह तैयार है। गैस भंडार भरे हुए हैं और उसके पास डीजल जैसे ईंधन की पर्याप्त सप्लाई भी है। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रूस की आमदनी की कमर तोड़ने के लिए जो ताज़ा फैसला किया है, वह भी पुतिन की बौखलाहट को बढ़ा सकता है। वो फैसला क्या है? वो फैसला ये है कि यूरोपीय संघ में शामिल देश समुद्र के रास्ते निर्यात होने वाले रूसी तेल की कीमत $60 प्रति बैरल से अधिक नहीं देंगे। ये प्राइस कैप यूरोपियन यूनियन डाल रहा है। रूसी तेल की कीमतों पर यह सीमा 5 दिसंबर या इसके तुरंत बाद लागू हो जाएगी। इस फैसले का कारण यह है कि यूरोप और अमेरिका की तमाम आर्थिक पाबंदियों के बावजूद रूस तेल के जरिए अच्छी कमाई कर रहा है। उसके खरीदारों में भारत और चीन भी हैं। हम आज भारत पर आएंगे और इसके कई ज़रूरी कारण भी हैं, उसको भी बताएंगे। आज हिंदुस्तान की भूमिका G20 के अध्यक्ष के तौर पर बड़ी है और उसके पास दुनिया में अपना असर और ताकत रखने का मौका भी है, इसलिए भारत की बात होगी। मगर अभी यह समझना ज़रूरी है कि पुतिन अगर इस बात के संकेत देने लगे हैं कि परमाणु हमला वे कर सकते हैं, तो उसके कारण जो हमने आपको ऊपर बताए उसके इतर यह तेल का दाम जो लिमिट है, प्राइस कैप है यूरोपीय संघ के ज़रिए, वह फैसला भी हो सकता है। पुतिन की फ़ौज के हमला करने को तेज़ करना और बातचीत के लिए आगे आना उनकी दो अलग अलग स्थितियों के लिए फैसलों के लिहाज से आप देख सकते हैं। पहला ये है कि लड़ोगे तो परमाणु हमला करेंगे, जो हमले तेज़ हो रहे हैं और परमाणु हमले के संकेत उससे मिल रहे हैं उसका। और दूसरा ये कि बात करोगे तो जो ज़मीन हमने ले रखी है उसको लौटाए बगैर। मामला यहाँ फंसा हुआ है। वैसे एक बात तय है कि यूरोप या अमेरिका चाहे जितने तरीके आजमा लें, जब तक भारत और रूस, बल्कि भारत और चीन रूस से तेल और गैस खरीदते रहेंगे, रूस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। इस बात को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की समझते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि प्राइस कैपिंग के जरिए रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला फैसला या योजना गंभीर नहीं है। चूँकि युद्ध की हर बारीकी से हम गुजर रहे हैं, इसलिए युद्ध के जारी रहने के कारण क्या हैं, आगे क्या हो सकता है, रूस के सामने चुनौतियां क्या हैं, ऐसे में इसको भी समझना उतना ही ज़रूरी है कि सबसे मुश्किल समय में रूस के कितने काम भारत आ रहा है।
यूरोपीय देश खासकर G7 जो प्राइस कैप रूसी तेल पर लगा रहे हैं, रूस भारत को उससे भी कम कीमत पर तेल बेच रहा है, इसलिए भारत पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारत तो रूस से फर्टिलाइज़र भी बड़े पैमाने पर आयात कर रहा है। तेल के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी तो हुई ही है। आप ये देखिए कि इस साल जुलाई तक भारत और रूस के बीच कुल 11 अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है जुलाई तक, जबकि पिछले साल कुल कारोबार 13.6 अरब डॉलर का था। दोनों देश इस कारोबार को, जो दोनों देशों के बीच में चल रहा है, 2025 तक 30 अरब डॉलर पहुंचाने का टारगेट रखे हुए हैं। रूस को काउंटर करने के लिए अब यूरोपीय देश भी भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को बढ़ा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो यूक्रेन की जंग के चलते दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ गया है। एक बात और, हिंदुस्तान जो कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है, उसको रिफाइन करके ज़्यादा कीमत पर अमेरिका को बेच रहा है या बेचा भी है। इसमें भारतीय रिफाइनरीज ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। ऐसा यूरोपीय देश के साथ भी भारत कर रहा है। अब मैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपके आ रहा हूँ यह जानने के लिए कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है और यूरोपियन यूनियन की तरफ से तेल के ऊपर जो प्राइस गैप है, इससे रूस कितना कमज़ोर पड़ेगा, इस ठंड में युद्ध जिस मकाम पर है वो किस तरफ जाएगा और पुतिन का फैसला क्या हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जो लगातार यूक्रेन के ज़रिए रूस से टकराव मोल रहे हैं, उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है अमेरिका के भीतर, वो क्या हो सकता है। मेरे साथ जो ख़ास मेहमान हैं, मेजर जनरल A.K. श्रीवास साहब और विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। श्रीवास साहब, ठंड है, सर्दियां हैं, टेम्परेचर बहुत नीचे जा रहा है, अब लड़ाई आने वाले दिनों में और मुश्किल होती चली जाएगी। पुतिन की तरफ से इस बात के संकेत हैं कि अगर मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा लड़ाई खींची गई तो नतीजे उसके ख़तरनाक हो सकते हैं। यह जो ख़तरनाक नतीजे हैं वो क्या हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो, एक तो ये सच्चाई है कि रूस अभी वेपनाइजेशन और विंटर करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी वो सर्दी का इस्तेमाल करेगा, और जिस प्रकार से गैस, ऑयल और फूड के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है यूरोप में और यूक्रेन के अंदर अभी बहुत बुरी हालात होने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये सर्दी बढ़ेगी ये सभी इलाका रूस का ये मायना है कि यूक्रेन को बहुत बड़ी तकलीफ होगी। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं यूरोप में भी, फ्रांस, जर्मनी ने भी ये बात बताई है कि गैस की बहुत कमी हो रही है, ऑयल की कमी हो रही है। ये तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरा ये करने की कोशिश कर रहा है रूस कि किसी तरीके से यूक्रेन का मनोबल तोड़ा जाए, और वो मनोबल टूट सकता है अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होता है। तो जिस प्रकार से उसकी एनर्जी सेक्टर को वो टारगेट कर रहा है, उसके बाकी पावर सेक्टर को कर रहा है, उसके गैस और ऑयल को कर रहा है, तो ऐसे में अभी यूक्रेन को पिंच होना स्टार्ट हो गया है। उसको लगने लगा है कि सर्दियों में पब्लिक कहीं अगेंस्ट ना हो जाए जेलेंस्की के, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगी इतनी हार्श विंटर। तीसरा पॉइंट जो रूस ने बताया है कि जिस प्रकार से अभी अमेरिका और जर्मनी ने जो पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम देने की बात की है, जिसके अंदर टर्मिनल हाई एरिया डिफेंस सिस्टम भी है और पेट्रोइड मिसाइल भी है, उस पर भी लेके रूस ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई है कि उन्होंने बोला कि अगर पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम आता है यूक्रेन में तो ये लड़ाई हो जाएगी रूस वर्सेस नेटो। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रूस ये चाहता है कि किसी तरीके से यूक्रेन का मनोबल टूटे और यूक्रेन हाथ खड़े करे और उसको जो हथियार दे रहा है यूरोप वो बंद करे, और तभी ये लड़ाई बंद हो सकती है। क्योंकि रूस को एक चीज पता है कि डोनबस के इलाके में, ईस्ट यूक्रेन में, उसको कोई खास सक्सेस नहीं मिल रही, वहां पर उसको सेटबैक पे सेटबैक मिल रहे हैं, स्पेशली डोनेट्स्क और लुहांस्क के एरिया में। क्योंकि जो हथियार मिले यूक्रेन को, पहले उसको स्टिंगर मिसाइल, जेवलिन मिसाइल और स्विच ब्लेड ड्रोन मिल रहे थे, अब वो जो डिफेंसिव हथियार थे, जब ऑफेंसिव हथियार मिलने स्टार्ट हुए हैं, जिस प्रकार से हाई मार्स है, हाई मोबिलिटी आरटी रॉकेट सिस्टम और टैंक्स भी मिले हैं, बस्तर गाड़ियां, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन धीरे धीरे डोनबस के इलाके में जहां रूस ने वो इलाका जीत लिया था उसको पीछे धकेल रहा है। ये एक थोड़ा सा सेटबैक है रूस के लिए, मगर वो ये सोच रहा है कि उस सेटबैक्स को दूर करने के लिए वो बहुत ज्यादा अभी बम्बार्डमेंट, मिसाइल, रॉकेट, पूरा जो इसके कीव, खार्किव और लाविव जो बड़े बड़े टाउन हैं
उन पे डाल रहा है, उसकी एनर्जी सिस्टम को बर्बाद कर रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर रहा है, कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है रूस। मुझे लगता है इसमें काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुआ है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, जो मेजर जनरल श्वास कह रहे हैं, मोटे तौर पर ये सारी बातें साफ हैं कि जो मोरल है यूक्रेन का वो रूस तोड़ना चाहता है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करना चाहता है, जो सपोर्ट सिस्टम है यूक्रेन के पास आर्म्स एम्युनिशंस का और बाकी ज़रूरी चीज़ों का, उसने यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ लगातार लड़ने के लिए ताकत दे रखी है। और जिस तरीके से लुहांस्क, डोनेट्स्क और बाकी जिन इलाकों में रूस का कब्ज़ा है उसमें यूक्रेन का एडवांसमेंट है, उससे आपको क्या लगता है रूस, क्या पुतिन इस तरह के नेता हैं कि वो अपनी जीती हुई ज़मीन को किसी को लौटा करके फिर वापस निकल जाएं? इस युद्ध का जो अंजाम है वो आपको क्या दिख रहा है? थैंक यू यशवंत साहब फॉर कॉलिंग मी आपके चैनल पे। और जो जनरल सहवाज कह रहे हैं काफ़ी पते की बात कह रहे हैं। और ये बेसिकली, अब मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो विंटर वॉरफेयर है जो डिफेंस पे होता है इन विंटर वॉरफेयर, उसको ज़्यादा अपने सहूलियत होती है क्योंकि वो डिफेंसिव पे है। जो ऑफेंस पे होता है उसको अपनी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह विंटर के थ्रू लानी पड़ती है। जैसे कि नेपोलियन की हार हुई थी इसी कारण, जब जर्मनी की 2 बार हार हुई थी इसी के कारण, जनरल विंटर्स के खिलाफ जो बात होती है। पर यहाँ पे डिस्टेंसेस इतने ज्यादा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, और रशिया ने काफी अपना जमावड़ा जमा लिया है। हालांकि डोनेट्स्क और लुहांस्क में कुछ टेरिटरी रशिया ने खोई है, बट उसको चिंता नहीं है, वो वापस ले लेगा। पर दूसरी बात यह है, रशिया ने ऑल आउट अपना कन्वेंशनल हैवी वेपन स्टार्ट नहीं किए थे, जो अब रशिया कर रहा है। और रशिया को अपनी थोड़ी खामियां पता चली, रशिया को अपनी गलतियां पता चली, और रशिया को यह भी पता चल गया कि उसके बख्शी साहब, अंजाम क्या हो सकता है इस युद्ध का? इस युद्ध का अंजाम यह है, युद्ध अभी चलेगा, अभी रुकेगा नहीं। क्योंकि विंटर वॉरफेयर अब आप देखेंगे नेटो कंट्रीज मदद नहीं करेंगी, सिर्फ आर्म सप्लाई करेंगी। आर्म सप्लाई इसलिए कर रही है, सब नेटो कंट्रीज पैसा कमा रही हैं। जो पेट्रियट मिसाइल की बात हो रही थी, सबसे पहले पेट्रियट मिसाइल जब गल्फ में इस्तेमाल हुई थी तो फैक्ट्री से आके इस्तेमाल हुई थी, उसका फील्ड ट्रायल भी नहीं हुआ था। ऐसे ही अभी यहाँ पर सारी की सारी एम्युनिशन जो कि इंडस्ट्रीज है वो यही ट्राई कर रही है कि हमारा एम्युनिशन जल्दी से जल्दी बिके। ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। और रशिया यूक्रेन दोनों इस बात को जानते हैं ये होगा, और यूक्रेन के पास इस समय स्थिति बड़ी गंभीर है। और अमेरिका भी जानता है कि रशिया मानेगा नहीं इतनी तरीके से, और अमेरिका भी अपनी नीति सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है। हमारे दोनों मेहमानों के जरिए जो बातें सामने आ रही हैं, आप ये देखिए कि ये युद्ध जो है वो 2 देशों के बीच चल रहा है, लेकिन दुनिया उसमें शरीक है। अमेरिका और G7 के कंट्री उसमें शामिल हैं। बाकी जो देश हैं जो रूस के समर्थन में हैं वो भी उसमें हैं, जो अमेरिका के साथी देश हैं वो भी उसमें शामिल हैं। एक तरीके से दुनिया का एक बड़ा धड़ा इस युद्ध में शामिल है और सब पर कुछ न कुछ असर पड़ रहा है। ऐसे वक्त में दोनों मेहमानों को मैं अपने साथ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आगे शो में भारत और चीन के बीच जो स्थितियाँ हैं उसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मगर आज की तारीख में भारत युद्ध के खिलाफ अपनी बात तो रख रहा है, मगर अमेरिका और यूरोपीय देशों की मर्जी के विरुद्ध जा कर के रूस के साथ अपने रिश्ते और कारोबार को भी बनाए हुए हैं। G20 की अध्यक्षता भारत के पास आ गई है। यूरोपीय देश और अमेरिका को यह बहुत अच्छा लग रहा है। कारण यह है कि G20 के मकसद को आगे बढ़ाने का जिम्मा अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर डाल दिया गया है। भारत को अगले साल की मेज़बानी मिले, इससे पहले इंडोनेशिया की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैसियत एक बड़े ताकतवर नेता के तौर पर दिखी, मगर इस मौके पर भारत को इशारों में ही एक मैसेज भी दिया गया। इन सारी बातों को आपके सामने रखने का मतलब सिर्फ ये है कि दुनिया में भारत की हैसियत कितनी बड़ी है उसका अंदाज़ा आपको भी हो और उस मैसेज के तौर पर भी आप इसको देखें। G20 की बैठक में हुआ ये कि यूक्रेन के मेंबर नहीं होने के बावजूद वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपनी बात रखने का मौका उस मंच पर दिया गया। यानी कि अगले 1 साल में मोदी यूक्रेन संकट को सुलझाने की कोशिश करें, यह उम्मीद की गई G20 के अध्यक्ष के तौर पर उनसे। G20 ने अपने मसौदे में प्रधानमंत्री मोदी के 2 बयानों को जगह दी। पहला ये कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। उज्बेकिस्तान में जो बैठक हुई थी उसमें आपको याद होगा पुतिन के बगल में बैठ करके मोदी ने कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। उसको जगह दी गई G20 में।
और दूसरा बयान ये कि परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी या फिर प्रयोग दोनों अस्वीकार्य है। इन दोनों बयानों का सीधा संदेश रूस को जाता है, उस रूस को जो भारत का मित्र है और युद्ध के समय में भारत ने उसका साथ भी नहीं छोड़ा है। यहाँ नीति और रीति दोनों के साथ भारत खड़ा है, नीति शांति की और रीति मित्रता की। इसके लिए किसी भी देश में और उसके नेतृत्व में सामर्थ्य होना चाहिए। अगर मैं आपके सामने G20 देशों की लिस्ट रखूं तो आपको लगेगा कि ये वो 20 देश हैं जो दुनिया को चलाते हैं। दुनिया की ताकत इन्हीं 20 देशों में केंद्रित है। जानते हैं कौन कौन से देश? फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ। ये तमाम देश जो दुनिया को चलाते हैं, जिनकी पूरी इकॉनमी जीडीपी दुनिया के जीडीपी का 85% है, दुनिया का तमाम जो कारोबार होता है उससे 75% यही देश करते हैं। यह G20 है और इसके अध्यक्ष के तौर पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगले साल भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और पूरे भारत में इसको लेकर के आयोजन होंगे। और इस वक्त एक युद्ध दुनिया में चल रहा है, जिस युद्ध को ख़त्म करने की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही है। यह भूमिका है हिंदुस्तान की और यह उसकी अहमियत है दुनिया में आज की तारीख में। आप देखेंगे कि इसमें चीन और भारत जैसे देश भी हैं जो रूस के साथ खड़े हैं। ये पूरे जो G20 का ग्रुप है, इसमें इन दोनों देशों के साथ रूस भरोसे और साथ के संबंध में है। अगर पुतिन अपना युद्ध जारी रखे हुए हैं और उन पर दुनिया का दबाव काम नहीं कर रहा है तो इसका एक ही कारण है कि दोनों देश रूस से तेल और बाकी ज़रूरी चीज़ें लगातार खरीद रहे हैं और पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा। G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की अध्यक्षता उनके कंधों पर तब आई है जब दुनिया कई तरह की मुसीबतों, चुनौतियों के सामने है और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो उसका समाधान निकाल लें। मगर आज की तारीख में भारत और चीन के संबंध जहां खड़े हैं उसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि यह मामला गंभीर है। रूस चूंकि दोनों देशों का मित्र है, इसलिए किसी भी टकराव की स्थिति में वह दोनों देशों के बीच में अहम भूमिका मध्यस्थता के तौर पर निभा सकता है। इस नज़रिए से भी भारत का रूस के साथ लगातार खड़ा होना मायने रखता है। मगर अभी जो स्थिति है उसको समझते हैं। बात मैंने रूस यूक्रेन युद्ध से शुरू की और अब भारत चीन पर आ गया हूं तो यकीन मानिए यह कोई भटकाव नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े संकटों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके और सामने पूरी तस्वीर दुनिया के रख करके दुनिया के हालात और ख़तरे को समझा जाना ज़रूरी है। पहले आप ये जानिए कि भारत और चीन या भारत और अमेरिका की सेनाएं चीन से लगी सीमा के करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में साझा अभ्यास कर रही हैं। ये रूटीन अभ्यास का हिस्सा है और इसका मकसद शांति बनाए रखने और आपदा की स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। मगर चीन इस पर बिदक गया है। उसने इस अभ्यास पर एतराज़ जताया है और कहा है कि यह दिल्ली बीजिंग के बीच सीमा समझौता जो हुआ है उसका उल्लंघन है। भारत का स्टैंड एकदम साफ है, वो ये है कि यह बिल्कुल गलत है। चीन 1993, 1996 इन 2 सालों में जो समझौते हुए उसका हवाला दे रहा है और भारत का कहना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मेरी नज़र से भारत जिस साफगोई और क्लैरिटी के साथ खड़ा हो रहा है, अपना स्टैंड रख रहा है और बड़े मसलों पर खुद को खड़ा कर रहा है, वह एक साफ समझ और नज़रिए का सबूत है। लेकिन चीन के साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लियान जो उनके हैं, उनका एतराज़ है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत किसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा यह उसका अपना मामला है।
चीन अपने समझौते का खुद उल्लंघन कर रहा है, यह भारत का स्टैंड है। जो चीन के प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, पहले आप उनको सुनिए और फिर भारत का जवाब सुनिए। The joint military exercise between India and the US close to the LAC at the China-India border violates the spirit of the agreements signed between China and India in 1993 and 1996. It does not serve the mutual trust between China and India. China has already expressed concerns to the Indian side. These have nothing to do with the 1993 and 1996 agreements that was asked in the question. But since these were raised and we're talking about them and it was raised by the Chinese side, let me emphasize that the Chinese side needs to reflect and think about its own breach of these agreements of 1993 and 1996. India exercises with whomsoever it chooses and it does not give a veto to third countries on this issue. भारत को खुलकर और आंख में आंख डालकर बात करते हुए अब दुनिया देख रही है। उसकी ताकत का एहसास भी ताकतवर देशों तक को हो रहा है, मगर चीन को यह लगातार नश्तर की तरह चुभता है। चीन ने सीमा पर लगातार टकराव के हालात बनाए हुए हैं। ऐसे में जानना ज़रूरी है कि जिन दो संधियों का चीन हवाला दे रहा है, भारत ने अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास कर क्या उनका उल्लंघन किया है? दरअसल ये वे संधियाँ हैं जो भारत और चीन के बीच में हैं। तो क्या हैं? 1993 का समझौता क्या कहता है? जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चीन के दौरे पर गए थे तो 1993 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में साफ कहा गया कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक LAC को पार करते हैं तो दूसरी ओर से आगाह किए जाने के बाद तुरंत अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। हालांकि चीन ने गलवान और पैंगोंग लेक में ठीक इसके उलट किया और अपने सैनिक तैनात कर दिए। आज क्या किया है? उसने उस पर अरंगा पहले 1993 समझौते को समझ लेते हैं। एक तो ये कि LAC पर सेना अपने तयशुदा इलाके पर रहेगी, ये मैं 1996 के समझौते को बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट उसका ये है कि अगर तनाव की स्थिति बढ़ती है तो दोनों पक्ष LAC पर जाकर हालात का जायजा लेंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे। मगर ना तो चीन ने डोकलाम में ऐसा किया और ना ही गलवान में। फिर भी समझौता कौन तोड़ रहा है? जाहिर है चीन। 1996 की जो संधि है, जब चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिंग थे, वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे और यहाँ प्रधानमंत्री थे SD देवेगौड़ा। दोनों देशों के बीच सीमा समझौता जो हुआ उसमें ये कहा गया कि अगर किसी मतभेद की वजह से दोनों तरफ से सैनिक आमने सामने आते हैं तो संयम रखेंगे, विवाद को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। मगर सच ये है कि चीन ने विवाद वाली जगहों पर पहले दिन से ही अपना संयम खोया है। गलवान में धोखे से हमारे सैनिकों पर हमला किया। ये दीगर बात है कि उसको लेने के देने पड़ गए, मगर समझौते को चीन मानता कहाँ है? 1996 से समझौते में यह भी कहा गया कि LAC पर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए तय होगा कि बुलेट या मिसाइल गलती से भी दूसरी तरफ ना गिरे। एक्सरसाइज में 1500 से अधिक जवान ना हों, दूसरे को धमकी देने की कोशिश ना की जाए। अब आप ये देखिए कि चीन कई बार LAC पर ऐसी एक्सरसाइज करता है और इन तमाम संधियों का वो उल्लंघन करता रहता है। फिर भी चीन का कहना कि 1993 और 1996 इन दोनों समझौतों का भारत उल्लंघन कर रहा है तो महज ये फरेब है। अमेरिका के साथ साझा अभ्यास से भड़का चीन अब क्या कर रहा है? अब आप ये देखिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन लद्दाख में गलवान से भी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि चीनी सैनिकों ने LAC के कई विवादित इलाकों में शेल्टर बना लिए हैं और वहीं डट गए हैं। अब चीनी सैनिक भारतीय सेना पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने सबसे ज़्यादा अतिक्रमण इस बार उत्तरी लद्दाख के इलाके में किया है। यहाँ कहा जा रहा है कि देपसांग के इलाके में चीनी सैनिकों ने 200 से ज़्यादा शेल्टर बना लिए हैं। वे अब इन्हीं शेल्टर में जमे हुए हैं। कुछ शेल्टर उन इलाकों में हैं जो विवादित हैं। हमारे सैनिक पहले उन इलाकों में गश्त लगाते रहे हैं। ऐसे में दोनों सेनाओं के बीच अब टकराव बढ़ रहा है।
आपको याद होगा कि अभी 2 महीने पहले सितंबर में उज्बेकिस्तान में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत और चीन के बीच कई विवादित पॉइंट से अपनी अपनी सेना को पीछे हटाने पर बातचीत हुई थी। इसके बाद दोनों तरफ से सैनिक उन इलाकों से हटने लगे थे, लेकिन चीन के लिए यह महज दिखावा भर था। उसकी नीयत कुछ और थी। उसके सैनिक फिर लौटे और विवादित इलाकों में शेल्टर बना लिए हैं। ये शेल्टर फैब्रिकेटेड और विंटर प्रूफ हैं, यानी कि जाड़े के लिए तैयार किए गए हैं। वहाँ साजो सामान, रसद और हथियार गोलों की सप्लाई के लिए चीन ने पास में जो LAC के उस तरफ है सैन्य अड्डे तैयार कर रखे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चीन इस बार पूरी तैयारी के साथ जम गया है और उसके मंसूबे ठीक नहीं लग रहे हैं। वरना ठंड के इन दिनों में उन इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे चली जाती हैं। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। चीन वहीं है। उसको आप समझें तो चीनी सेना एक तरह से भारत को उकसा रही है, जानबूझकर ऐसी हरकत कर रही है कि तनाव बढ़े। चीन फुल फ्लेजेड वॉर तो नहीं लड़ सकता, यह भी साफ है। उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। देश के अंदर राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर खासा आक्रोश है, खास करके उनकी नो कोविड पॉलिसी के कारण। अभी जो दर्जन भर से ज़्यादा शहरों में विरोध हुए, इस बात की गवाही है कि जिनपिंग ने न सिर्फ ताकत के बूते अपनी सत्ता बचा रखी है, बल्कि उनके पास जन समर्थन नहीं है। ऐसे में भारत के साथ टकराव की स्थिति बनाए रखकर जिनपिंग देश के अंदर की चुनौतियों से अपने लोगों का ध्यान भटका भर सकते हैं। मगर भारत से बार बार टकराव का कारण क्या है? वो ये है कि शी जिनपिंग को पता है कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो उसे चुनौती दे सकता है। ऐसे में भारत का बढ़ता कद उनके लिए ठीक नहीं है। अभी तक चीन को लगता है कि भारत अमेरिका की ओर झुकता है, लेकिन यूक्रेन मामले पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से यह समझ में आ गया कि भारत किसी भी देश के आगे दबने वाला नहीं है और उसकी लीडरशिप एक अलग हनक के साथ काम कर रही है। भारत दुनिया की बड़ी 5वीं सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बन चुका है, G5 की सर्विस लॉन्च कर चुका है और यह सब चीन के लिए पचाना मुश्किल है। भारत के साथ बार बार टकराव का कारण यही है। लिहाजा मैं अपने दोनों मेहमानों को फिर से जोड़ना चाहता हूं। मेजर जनरल सुभाष साहब, आप यह जो देप्सांग के इलाके में चीन की घुसपैठ है या कुछ जगहों पर जो विवादित इलाके हैं वहाँ शेल्टर डाल देना, चीनी फौज का जम जाना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो राणा साहब, इसमें सच्चाई है कि मैं वहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ 14 को लेह लद्दाख में 2 साल, और मैं इस इलाके को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जहाँ पर चीन देप्सांग में आ गया है, मुझे लगता नहीं देप्सांग से वो वापस जाएगा, क्योंकि उसको बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है और वहाँ पर उसने अभी अपने बंकर भी बना लिए हैं सर्दियों में। इसका मतलब वो वहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ से क्या है कि वो डायरेक्टली इन एड्रेस कर सकता है नुब्रा वैली और साइचन ग्लेशियर, और वो बाईपास कर सकता है DBO को। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कोलूजन हो सकता है चीन और पाकिस्तान का। चीन जो ईस्ट से आपके साइचिन से और पाकिस्तान वेस्ट से गिलगित बाल्टिस्तान से आपका नुब्रा वैली और साइचिन ग्लेशियर को कट ऑफ भी कर सकता है और सैंडविच भी कर सकता है। और ये इलाका भारत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वहाँ से डायरेक्टली बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि ये वो देप्सांग का इलाका वो है पाकिस्तान और चीन के बीच में जो CAPA है, उस जो रास्ता जा रहा है उसके आसपास के इलाके हैं और चीन चाहेगा कि इन इलाकों पर उसका कब्जा बना रहे। बख्शी साहब, ये एक वहाँ से मैं एक और बताना चाहूँगा राणा साहब, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से हम सब सेक्टर नॉर्थ से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी डोमिनेट कर सकते हैं। हम वहां पर जो वेस्टर्न हाईवे है जो सिंगजांग से लाता जा रहा उसको भी, और काराकोरम हाईवे को, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता नहीं ऐसी स्थिति में चीन वापस जाएगा देप्सांग से, और जिस प्रकार से उसने 200 से ज्यादा बंकर बना लिए, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। बख्शी साहब, ये जो जनरल साहब कह रहे हैं ये एक अलग तरह का खतरनाक संकेत है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? कैसे बात कर रहे हैं? ये देप्सांग के इलाके में चीनी सैनिकों का आकर के जो विवादित इलाके हैं, विवादित हिस्सा है, वहां आकर के जम जाना, शेल्टर बना लेना। बिल्कुल ठीक राणा साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और जो जनरल शिवाच अभी बता रहे थे उससे सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, रशियन एक्सपर्ट्स ने लॉन्ग बैक हमको बता दिया था कि देप्सांग में चाइनीज विल इंक्रीज देयर शेल्टर्स। ये एक फ्रेंडली एक्सरसाइज के अंदर एक रशिया ने संकेत दिया था, हमने शायद उसको माना या ना माना। पर दूसरी बात यह है, दौलत बेग ओल्डी जो हमने एयरफील्ड अब रेडी की है,
इंडिया को पता चल गया है 200 शेल्टर्स, वो भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड शेल्टर्स अगर बनाए हैं चाइना ने, इसका मतलब है चाइना सीरियस है। अब आपको अगर डोमिनेट करना है चाइना की तो अपनी स्थिति, स्पेशली एयर स्ट्राइक स्थिति जिसमें हम ताकतवर हैं, क्योंकि लोअर ऑल्टीट्यूड से हमारे अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेंगे, हमारी मारक शक्ति ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और हमको काराकोरम हाईवे को डोमिनेट करना होगा, चाइना को थ्रेटन करना होगा, तब चाइना को पता चलेगा। क्योंकि अगर आप चाइना को थ्रेट नहीं करेंगे, चाइना बढ़ता चला जाएगा। ये एक ऐसा बयान है जानकारों का जिस बयान को लेकर के भारत की सरकार और भारत की फौज को भी अपनी तैयारी उसी लिहाज से करनी चाहिए। अगर चीन की मंशा पूरे लद्दाख के इलाके में ठीक नहीं दिखती है और चीनी फौज वहां ऐसी हरकत कर रही है जो भारत को एक तरह की चुनौती है, तो फिर उसका मुकाबला करना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। चीन सिर्फ हिंदुस्तान के साथ लोहा नहीं लेता है, बल्कि ताइवान के खिलाफ भी लगातार युद्ध वाले माहौल को वो बनाए रखता है। उसके लड़ाकू विमान और नौसेना के जहाज़ ताइवान के आसपास लगातार मंडराते रहते हैं। ताइवान भी अपनी फौजी तैयारी और डिफेंस के इंतजाम लगातार बढ़ाता है। चीन को पता है कि ताइवान पर हमले का मतलब है कि अमेरिका से सीधा युद्ध बोलना। अमेरिकी संसद की प्रमुख नैन्सी पेलोसी जब ताइवान की यात्रा पर गई थी, तब भी चीन ने कहा था कि अंजाम भुगतना होगा, अनर्थ हो जाएगा, मगर वे गईं और 2 दिन तक रहीं भी। चीन दुमदुमा कर बैठा रहा। अभी युद्ध करने की हालत में चीन नहीं है, लेकिन किसी देश को उलझाकर उसकी तरक्की की रफ्तार धीमी करने का काम ज़रूर कर सकता है। मगर यूक्रेन में जो हो रहा है उससे दुनिया की राह रुकी हुई है। अब तो अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी में सीनियर फेलो स्टीफन ब्रायन की रिपोर्ट है, जो ये कह रही है कि पश्चिमी देशों में बहुत खलबली है, क्योंकि अमेरिका की कोशिश है यह धारणा बनाए रखने की कि युद्ध में यूक्रेन की जीत हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि रूस आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी हो रही है, युद्ध के मैदान में वो हार रहा है। रूस योजनाबद्ध तरीके से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रहा है। अगर युद्ध तुरंत खत्म हो जाए तब भी यूक्रेन इस विपदा से उबर पाएगा, इसकी संभावना कम है। जो जानकार हैं वे कह रहे हैं कि मुश्किलों से रूस सामने है, लेकिन यूक्रेन के मुकाबले उसकी मुश्किलें कम हैं। वह अपने सैनिकों की कमी नई भर्तियों से पूरा कर रहा है, लेकिन यूक्रेन में जो मदद के लिए लड़ाके जा रहे हैं वो भी मारे जा रहे हैं। खुद पोलैंड ने माना है कि वहां से गए तकरीबन 1200 लड़ाके मारे जा चुके हैं। दरअसल पुतिन अब यूरोपीय देशों और अमेरिका को आजमाने पर आ गए हैं और इस युद्ध की गाज उन देशों पर भी गिराना चाहते हैं। इसलिए रूसी सेना यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रही है, मुसीबत उसकी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ रही है, ऊर्जा का संकट बढ़ता जा रहा है, ताकि मदद पश्चिमी देशों की तरफ से बढ़े। इसके लिए नेटो और को अपने ख़जाने से पैसे देने पड़ेंगे। युद्ध में बड़े पैमाने पर मदद नेटो देशों की तरफ से पहले से ही चल रही है, जो उन पर भारी पड़ रही है। वहाँ बिजली, सड़क, पुल, खाने के लिए जब पैसा देना होगा तो दबाव और बढ़ेगा। ऐसे में लगातार मदद करना आसान नहीं होगा। पुतिन भी इस मूड में है कि युद्ध में अगर उनके देश को नुकसान हो रहा है, जैसे आशंका लोग एक्सपर्ट्स जता रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, होता रहेगा, तो परमाणु हमले का विकल्प वो आजमा सकते हैं। युद्ध में किसी भी तरह से यूक्रेन की हार होती है तो अमेरिका की घरेलू राजनीति पर इसका गहरा असर होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो पॉलिटिकल संभावनाएं हैं उसको भारी नुकसान होगा। दुनिया में ये जो युद्ध है उसमें कई देश या कोई भी देश जीत सकता है, कोई हार सकता है, नेता कोई हीरो बन सकता है, कोई जीरो बन सकता है, लेकिन आम आदमी जो इसकी त्रासदी झेल रहा है वह बर्बाद हो जाता है, दशकों पीछे चला जाता है। यह बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी समझनी चाहिए। भारत से टकराव सिर्फ भारत को ही पीछे नहीं धकेलेगा, चीन भी अपनी चूलें हिला लेगा। आम आदमी चीन का भी दंश झेलेगा, मगर मसला वही है। दुनिया जब ग्लोबल हो चुकी है, समूची धरती को बेहतर करने के संकल्प बड़े मंचों से लिए जाते हैं, उसमें ईमानदारी नहीं दिखती है। वह सिर्फ समर्थ को नहीं, दोस्त गुसाई के फॉर्मूले पर चलता हुआ दिखता है। इसलिए शाहिर याद आते हैं कि महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से मौत है सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते फिर होगी। मुद्दा कोई नया होगा, सवाल कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।